हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कमचंद। हम बात कर रहे थे एसीएफ एफआरओ 2021 के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन के बारे में और हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 101 से आगे कंटिन्यू जितने होते हैं 50 मिनट्स के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। और ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या दिया हुआ है। आपके पास में एक इक्वेशन लिखी हुई है और बोला गया है कि जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। चार ऑप्शन आपके पास में, एन एलिप्स है, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, ए सर्कल है और एक पैराबोला। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और चार ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक आपके पास में सर्कल है, एक आपके पास में पैराबोला है, एक आपके पास में एलिप्स है। और आपने सबने पढ़ा होगा कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और इसके साथ साथ हाइपरबोला, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉनिक सेक्शंस होते हैं। कॉनिक सेक्शन का मतलब जब एक कॉन को एक प्लेन से कट किया जाता है तो आपके पास में जो डिफरेंट कर्व मिलते हैं, प्लेन कर्व मिलते हैं, क्योंकि सारे क्या करेंगे, आप प्लेन से कट कर रहे हो तो प्लेन कर्व मिलेंगे। ये जो सेक्शंस है सारे के सारे सेक्शंस कैसे कहलाते हैं, कॉनिक सेक्शंस होते हैं। साथ ही साथ एक ऑप्शन में ऑफ दे रखा आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है, कॉनिक सेक्शन ही होता है, लेकिन कब मिलता है इसको भी हम देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एग्जाम में आपको मेथड नंबर सेकंड इसमें अप्लाई करना था, फॉर्मूला नहीं लगाना था, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। आपके पास में जो इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन जो है वो केवल किस में है, y और x में है। और y की पावर भी कितनी है, 2, और x की पावर भी कितनी है, 2। जब आपके पास में कोई इक्वेशन x और y के अंदर होती है इसका मतलब क्या है, वो इक्वेशन किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है। अब ध्यान से देखो, मैं आपके पास में इसको, और देखो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 2, तो इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री या सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। तो ये इस इक्वेशन में क्या करता हूं मैं, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म देखूं सेकंड डिग्री का, तो सेकंड डिग्री का जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा x² + 2hx। यहाँ पर भी देखो 1 पावर ऐड होगी, कितनी हो जाएगी, 2। इस तरह से मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसके 2 होनी चाहिए। तो आपके पास में सेकंड ऑर्डर किया, सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होगी, ऑर्डर नहीं, सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में लिखी होगी, इस फॉर्म में लिखी होगी। अब ध्यान से देखो, जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम जब कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो कॉनिक सेक्शन ये कहता है कि जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है उस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी या फिर वो सर्कल, हाइपरबोला, या हम बात करें पैराबोला और सर्कल्स को रिप्रेजेंट करेगी। कुछ कंडीशन होती है। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। और डेल्टा कैलकुलेट करने के यहाँ पे दो तरीके, या तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर लो या इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लो। इस फॉर्म में कैलकुलेट करने का तरीका है, इससे आप कंपेयर करोगे। ये देखो मैंने बोर्ड पे लिखा ABC और FG, जिस तरह से लिख लो, याद करना बड़ा आसान होगा। तो पहले क्या करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे ABC लिख दिया। ये सेकंड लाइन में आ रहा है तो 2 टाइम्स कितना हो गया, 2FGH। फिर कितना होगा, AF² - BG² - CH²। देखो यही लिखा हुआ, और ये आपके पास में क्या होता है, डेल्टा। ऐसे नहीं याद रख पाते हो तो डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रख लो। डिटरमिनेंट फॉर्म में AG, HBF और GF आप पढ़ते आए हो 12th स्टैंडर्ड से, और ये 3D में बहुत जगह काम भी आता है। तो इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो, जैसा भी आप चाहो वैसा इसको अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा पे दो कंडीशन होगी, या तो ये डेल्टा 0 हो सकता है या फिर क्या होगी, नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। अगर ये डेल्टा आपके पास में 0 क्वांटिटी है तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन नंबर 1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को मैंने लिखा है। सेकंड केस ये हो सकता है कि डेल्टा जो है वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करे तो किसको रिप्रेजेंट, डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, कुछ कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस कौन कौन से, या तो पैराबोला होगा, या एलिप्स होगा, या हाइपरबोला होगा, या सर्कल होगा। उसके बाद में इसकी फर्दर कंडीशंस होती हैं। फिलहाल हम ये क्वेश्चन में ये चेक नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमारा इसी से काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में डेल्टा को कैलकुलेट करेंगे। कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ध्यान से देखो। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूं, a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, ध्यान से देखो, -1x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है, y² का कोफिशिएंट, वो कितना आ गया, 1। c यहाँ पे क्या कांस्टेंट -1, f क्या है, y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो कितना होगा, 0। g क्या होता है, x का कोफिशिएंट ये 2 है, लेकिन 2 का भी हाफ करना है क्योंकि यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, 2gx का, तो 1 आ गया। और h यहाँ पे xy का कोफिशिएंट नहीं है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करने पे हमें पता चलता है कि डेल्टा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0। और जैसे ही डेल्टा की वैल्यू 0 आती है, ये जो इक्वेशन आपके पास में लिखी हुई है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। तो ये तो हुआ एक तरीका कि आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को कम समय में कैलकुलेट करना हो, या फॉर्मूला याद नहीं हो, या ये नहीं आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला हमेशा याद हो, कई बार जो है वो दिमाग से स्किप भी हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूं तो आपके पास में ये ब्रैकेट बन गया, इस क्वांटिटी को मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर लिया। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि 1 को क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा ये a माइनस बी और कितना होगा a प्लस बी। ध्यान से देखो या तो ये फैक्टर 0 है 0, ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। कितनी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल सा था, देखो इतना सा काम किया आपने, कुछ नहीं किया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, और आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। एग्जाम में इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 102 की, और क्वेश्चन नंबर 102 को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला से। मैंने आपको बताया था एक सिम्पसन 1/3 का आपके पास में आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 102 में क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसको इवोल्यूट करना है। क्या दिया हुआ आपके पास में, ए से लेकर के बी तक और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन जो मुझे रूल लगाना है वो रूल क्या लगाना है, ट्रेपेजॉइडल रूल। और ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है तो एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड एज। अब ध्यान से देखो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का करते हैं उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अलग अलग रूल लगाते हैं तो अलग अलग डिग्री मुझे मिलती है। अब ध्यान से देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली ये जो मेरा इंटरवल दिया हुआ है ए से बी, इसको मैं इस तरह से लिखूं, इस ए से बी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, जैसे यहां से लेकर के यहां तक मेरे पास में ए से बी है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा सपोज x1, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, b माइनस ए, टोटल लेंथ कितनी है, b माइनस ए। 2 बराबर भागों में डिवाइड करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी, b माइनस a/2, b माइनस a/2। ये तो है कि 2 पार्ट्स में। जब n पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में, h इक्वल्स टू b माइनस a/n। यहाँ पर जो n है ये इंपॉर्टेंट, जब n की वैल्यू 2 लेते हो तो क्या कंडीशन आपके पास में होगी, n की वैल्यू 3 लेते हो तो क्या कंडीशन आपके पास में होगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, कल भी मैंने बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा, जब n की वैल्यू हम क्या करते हैं 1। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको इंटीग्रेट हम क्या करते हैं, जब करते हैं तो इस फंक्शन f(x) को एक पॉलिनोमियल से हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं। यहाँ हम इस तरह से बात करें कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लगभग किसके इक्वल होता है, एक पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री के इक्वल होता है। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं किसके, ट्रेपेजॉइडल रूल की, तो मैंने आपको बता दिया उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पॉइंट्स मुझे चाहिए, कितने पार्ट में मुझे डिवाइड करना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो इससे हम क्या करते हैं, एक न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला निकालते हैं। उस न्यूटन कॉट्स फॉर्मूले में आप फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर n की वैल्यू यदि 1 ले लेता हूँ, इस पूरे इंटीग्रेशन में यहाँ बात करें कि यहाँ पर अगर मैं इसको n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये जो रूल होता है इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल। फिर मैंने आपको कल बताया था कि n की वैल्यू में 2 ले लेता हूं तो उसको बोलते हैं सिम्पसन 1/3, है ना, इस तरह से। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर आपके पास में ट्रेपेजॉइडल रूल लगाता हूं तो ये जो फंक्शन f(x) है, इस फंक्शन f(x) को मैं किस पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करूंगा। तो सिंपल सी बात है कि जब आप ट्रेपेजॉइडल रूल लगा रहे हो तो n की वैल्यू कितने ले रहे हो, 1, और जैसे n की वैल्यू 1 ले रहे हो तो f ऑफ x जो आपका फंक्शन है वो किससे अप्रोक्सीमेटेड होगा, लगभग p1x से। यहाँ से देखो f(x) कितना, p(x), तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अगर p1x ले रहे हो तो p1x किस फॉर्म में होगा भाई, p1x क्या होता है आपके पास में, लगभग कितना होगा, ax प्लस b। p1x का मतलब क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री 1। तो इस फॉर्म में होगा और इस फॉर्म में होगा, तो ये इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है, ये पॉलिनोमियल जो नजर आ रहा है वो कैसा पॉलिनोमियल आपके पास में, लीनियर हो गया। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 कर दूंगा तो सिम्पसन 1/3 आ जाएगा। सिम्पसन 1/3 कितना होगा, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c, तो क्या बन जाएगा, एक तरह का क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की शेप क्या होती है, पैराबोलिक। तो यहाँ पर तो हमें क्या मिलना है, n = 1 पे ट्रेपेजॉइडल मिलता है। ट्रेपेजॉइडल क्या होगा, p1x क्या होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहाँ बात करें कि जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक लीनियर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका लीनियर। चेक करो, एक ऑप्शन में दिया होगा आपके पास में, देखो एक ऑप्शन है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, लीनियर। तो एक सिंपल सा था। इसी प्रकार से सिम्पसन 3/8 लगाते हैं n = 3 के लिए। एक आप वर्डल्स रूल्स भी पढ़ते हो, बहुत सारे रूल्स है। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 102। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर
सिंपल सा था, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स बताए थे कुछ, और उस न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स में एक न्यूमेरिकल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक फंक्शन है y1/2। y1/2 का आपको क्या करना है, थर्ड सेंट्रल डिफरेंस निकालना, 3 बार निकालना। डेल क्यूब का मतलब डेल डेल डेल, पहला आपको सेंट्रल डिफरेंस निकालना, फिर उसका सेंट्रल डिफरेंस निकालना, फिर उसका सेंट्रल डिफरेंस निकालना। तो समझते हैं सबसे पहले सेंट्रल डिफरेंस होता क्या है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 103 में बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है डेल क्यूब y1/2 कितना होगा। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, yx हो गया। डेल क्या होता है, यहाँ पे डेल होता है सेंट्रल डिफरेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि जो डेल होता है, इस डेल जो ऑपरेटर होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, e की पावर 1/2 माइनस कितना होता है, e पावर माइनस 1/2। और हम बात करें इस पे, अगर मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन को ऑपरेट करता हूं। जैसे फंक्शन ऑपरेट करता हूं, ये कितना हो गया yx, ध्यान देना यहाँ पे yx क्या है, फंक्शन। जैसे ऑपरेट करता हूं, ये कितना हो जाएगा, e पावर 1/2 और माइनस e पावर माइनस के 1/2 और बाहर कितना yx, ठीक है। इसको अंदर ऑपरेट करूंगा तो e पावर कितना हो गया 1/2 और yx हो गया, और माइनस e पावर माइनस 1/2 और कितना हो गया yx हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ e क्या होता है, e होता है आपके पास में शिफ्ट ऑपरेटर, जो क्या करता है, फंक्शन को शिफ्ट कर देता है। जैसे e की बात करें, केवल e की बात करें तो e f(x) कितना होगा, f of x plus h। अब h क्या होता है, आपको बताना होता है कि आपको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। h की वैल्यू कई बार 0.5 दी रखी होती है, कई बार 1 दे रखी होती है। अगर कहीं क्वेश्चन में नहीं दी हो तो हम कितना लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर e पावर 1/2, e पावर 1/2 का मतलब होता है आपके पास में h की वैल्यू कितनी, 1/2। मैं जैसे इस पे अप्लाई करूंगा, e क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट करेगा कितना, f of x plus h। तो यहाँ पर कितना होगा, yx plus h, लेकिन h की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो जैसे मैं इसको लिखूंगा, ये मेरे पास में कितना हो गया, ये हो गया yx plus 1/2, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, yx minus 1/2। ये भी शिफ्ट कर रहा है, लेकिन कहाँ, पीछे शिफ्ट कर रहा है। ये कहाँ शिफ्ट कर रहा है, प्लस का मतलब आगे शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा yx हमारे केस में जो हो गया, अभी फिलहाल ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वो भी देखते हैं। हमें कैलकुलेट करना 1/2 मींस x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1/2। जैसे आप 1/2 पुट करो, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, डेल y 1/2, ठीक है। यहाँ पुट करोगे, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, y1, और ये कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स y0। तो आपके पास में डेल y 1/2 कितना आ गया, y1 माइनस y0। लेकिन हमें क्या चाहिए, डेल क्यूब। तो डेल क्यूब के लिए आप पहले क्या निकाल ले, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर y 1/2 कितना होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट डेल और डेल y 1/2। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल y 1/2 आपके पास नहीं दे रखा, इसके जगह मैंने पुट कर दिया, ये हो गया y, और कितना हो गया y1 माइनस y0। अगेन क्या करेंगे, डेल के डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। डेल के डेफिनेशन को जैसे अप्लाई करेंगे, कितना हो गया, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, ध्यान से देखना। और ये बाहर आपके पास में जो फंक्शन बचा हुआ ये है y1 माइनस y0, मींस ये भी इस पे ऑपरेट होगा, ये भी इस पे ऑपरेट होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e पावर 1/2, और कितना हो गया आपके पास में y1 माइनस y0, ध्यान से देखना, माइनस। यहाँ पे हम ऑपरेट करेंगे, e पावर कितना हो गया, माइनस 1/2, और y1 माइनस कितना हो जाएगा, y0। सिंपल सा। अब देखो 1/2 अगेन क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा कितना, 1/2। तो जैसे इस पे अप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 1 प्लस 1/2। तो ये तो कितना बन जाएगा आपके पास में y, और कितना हो गया 3/2 माइनस y0, 0 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा y 1/2। सिंपल सा था, माइनस। यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, पीछे की ओर शिफ्ट करेगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो गया, जस्ट y की पावर 1/2। और यहाँ पर देखो 0 माइनस 1/2 कितना हो गया, माइनस के 1/2। कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया y, और कितना हो गया 3/2। सिंपल सा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस के y 1/2, ये y 1/2, और ये है तो माइनस माइनस कितना हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पे भी, तो इसको कितना लिख सकता हूँ, y और 1/2। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और कितना हो गया y, और कितना हो गया माइनस के 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल स्क्वायर और y 1/2 की वैल्यू आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेल क्यूब। डेल क्यूब के लिए अगेन क्या करेंगे, नाउ फाइनल आंसर की ओर मूव करते हैं। डेल, नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल क्यूब, और कितना हो गया y 1/2। इसको कितना लिख सकता हूँ, डेल और डेल स्क्वायर y 1/2। अगेन सेम चीज ऑपरेट करना है, e की पावर, चलो इसको इस साइड कर लेते हैं। ये आपके पास में कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, और जैसे वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखो क्या आएगा आपके पास में, ये आपके पास में बन गया डेल क्यूब, और डेल क्यूब कितना हो गया y 1/2। ध्यान से देखो, ये डेल आपके पास में, और डेल का डेफिनेशन मैंने बता दिया, e पावर 1/2 माइनस e पावर कितना होता है, माइनस के 1/2।
और साथ में आपके पास में ये वैल्यू पूरी कंप्लीट लिख दो। y कितना हो गया 3/2 और कितना हो गया माइनस के 2 टाइम्स y 1/2 और ये कितना हो गया प्लस के y और माइनस के 1/2। अब ध्यान से देखो अगेन हम क्या करते हैं, इसको अंदर मूव करवाते हैं। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, अंदर मूव नहीं करवाते हैं इसको। ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो इसको क्या करेगा 1/2 शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सब में 1/2 ऐड करना है। तो यहाँ पर 1/2 ऐड करोगे 3/2 प्लस 1/2 कितना हो गया y2। तो यहां से तो कितना मिलेगा मुझे y2, यहां से कितना मिलेगा ध्यान से देखो 2 माइनस y1, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, ये 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 0, तो ये y0 मिलेगा। ये माइनस साइन आपके पास में ये क्या करेगा, सबके अंदर माइनस 1/2 ऐड कर दो। 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया y1 माइनस के कितना हो गया 2 टाइम्स y0, क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 कितना होगा 0 और प्लस यहां पर ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा y और कितना हो गया -1, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया y2 माइनस के 2y1 और माइनस के y1 कितना हो गया माइनस के 3y1। ध्यान से देखो प्लस के y0 और माइनस के 2y0, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना हो गया 3y0 और कितना आ गया माइनस y ऑफ माइनस। ये किसके वैल्यू आ गई डेल क्यूब और y1/2। चेक करो एक ऑप्शन आपके पास में ये होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या करना था, सेंट्रल जो डिफरेंस है उस सेंट्रल डिफरेंस के डेफिनेशन जो है उस डेफिनेशन को क्या करना था, हमें अप्लाई करना था। तो देखो एक ऑप्शन आपके पास में y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस y माइनस 1, ये आपके पास में आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 103। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 भी आसान सा था, सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। आपने पढ़ा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन नंबर 104, और क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया हुआ है इसको भी देखते हैं। कल मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, एक क्वेश्चन भी आया था इसी बेस, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन f(x) है और वो फंक्शन f(x) जो है वो क्लोज्ड इंटरवल a, b पर कंटिन्यूअस है, साथ ही साथ उसके एंड पॉइंट a और b पर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास में अपोजिट साइन है। मींस f ऑफ a अगर पॉजिटिव है तो f ऑफ b नेगेटिव है, और f ऑफ a अगर नेगेटिव है तो f ऑफ b पॉजिटिव है। तो अगर वो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो उन दोनों के बीच में उस फंक्शन f(x) = 0 या इक्वेशन f(x) = 0 का एक रियल रूट क्या करता है, एग्जिस्ट करता ही करता है, कम से कम एक करेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये थे मेरे पास में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यहां पर क्या करते हैं, इसी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं न्यूटन बाइसेक्शन मेथड। न्यूटन बाइसेक्शन मेथड कब काम में लेते हैं, जब आपके पास में कोई एक इक्वेशन दे दी जाए और बोला जाए कि इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, एक रूट फाइंड आउट करना है। और जब रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं। अब देखो बाइसेक्शन मेथड होता है, बाइसेक्शन का मतलब है आपको सेक्शन का मतलब डिवाइड करना। हाँ, जैसे मैं कहूं कि इसके सेक्शनल इसको डिवाइड कर दो, सेक्शन बनाने का मतलब क्या होगा, उसको हमें डिवाइड करना है। बाई का मतलब दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो हमें न्यूटन बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलते हैं। अब करते कैसे हैं, क्या रूल है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ f of a and f of b नेगेटिव, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि f of a f of b क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि f of a और f of b जो है वो अपोजिट साइन के, मींस अगर f of a पॉजिटिव तो f of b नेगेटिव होगा, इस तरह से। इन ए बाइसेक्शन मेथड आफ्टर एन इटरेशन लगाना। अब पहला इटरेशन में क्या होता है, दूसरा इटरेशन कैसे होता है, तीसरा इटरेशन कैसे होता है, इसको समझते हैं। फिर बात करेंगे एन इटरेशन के अंदर। द लेंथ ऑफ द इंटरवल इन विच रूट लाइज, आपको बताना है कि आपके पास में उस इंटरवल की लेंथ बतानी है जिसके अंदर रूट जो हो गया वो क्या करता है, लाई करेगा। किसका लाई करेगा, ऑफ कोर्स f(x) का। तो आप क्या करते हो, एक f(x) = 0 आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है, ध्यान से सुनना। इस f(x) = 0 आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है और इसके क्या करना है, आपको रूट निकालना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसके रूट निकालने के लिए आपको यह भी दिया होता है कि ये जो x है वो एक क्लोज्ड इंटरवल a, b में डिफाइंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि f(x) पॉलिनोमियल हो, लेकिन कोई भी फंक्शन ऐसा दिया होगा आपके पास में जो कंटिन्यूअस होगा, ताकि आप इजीली क्या करो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज कर सको। ध्यान देना यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया होगा इस f(x) = 0 इक्वेशन में जो f(x) दिया होगा, जैसे मैं आपको दे दूं x² - sin x + 1 = 0, x² आपके पास में कंटिन्यूअस है, sin x आपके पास में कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इन सब का लीनियर सम जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये f(x) आपको कंटिन्यूअस देगा, यहाँ पे आपको क्लोज्ड इंटरवल देगा। बोला जाएगा कि आपको एक ऐसा इंटरवल बताना है जिसके अंदर इसका रूट एग्जिस्ट करता है, तो आप IVT का यूज करते हो। हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब देखो उसको समझो, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, और उसके बाद में अपने क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो आपने अगर ये पढ़ लिया तो एक ही स्टेप में आप आंसर दे दोगे। न्यूटन बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है।
ये इक्वेशन दी हुई इसका रूट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन रूट फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, हम उसको सेक्शनली दो बराबर भागों में डिवाइड करते हुए चलते हैं। अब दो बराबर भागों में डिवाइड कैसे करते हैं, किसको करते हैं? ऑफ कोर्स इस fx इक्वल टू 0 में जो आपका फंक्शन x, आपका वेरिएबल x जहां लाइज करता है, जिस इंटरवल के अंदर उसकी वैल्यू होती है, उस इंटरवल को हम क्या करते हैं, बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। यहां पर मेरे पास जो क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इटरेशन लगाते हैं। फर्स्ट इटरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इस इंटरवल को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं ये पॉइंट मिल गया मुझे x नोट, तो यहां से लेकर के जो यहां तक की लेंथ होगी और यहां से लेकर के जो यहां तक की लेंथ होगी, वो लेंथ क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। ये टोटल लेंथ कितनी होगी, क्लोज्ड इंटरवल a, b की b माइनस a, दो बराबर भागों में डिवाइड करें मतलब ये भी कितना b माइनस a/2, b माइनस a/2। तो जब आप फर्स्ट इटरेशन लगा रहे हो तो ये कितना हो गया, उसकी लेंथ कितनी हो गई, b माइनस a/2। अब ध्यान से देखो, आपके पास में क्या होगा, आपने डिवाइड किया, आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे। फंक्शन की वैल्यू आपने चेक की और आपने क्या किया, f of x0 कैलकुलेट किया। सपोज जैसे आपने f of x0 कैलकुलेट किया, दो ही सिचुएशन होगी, या तो ये 0 होगा या फिर ये नॉन जीरो होगा। यदि ये 0 हो गया, सपोज इस x0 की, इस फंक्शन की वैल्यू इस x0 पे कितनी आ गई, 0 आ गई। तो 0 आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, आप लिख दोगे कि x0 जो है वो क्या है, इज a रूट ऑफ, आपके पास में क्या हो गया, fx इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है कि अगर ये x नोट जो है इस फंक्शन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसका रूट बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हमेशा जरूरी है, नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है, जनरली आता भी नहीं है। तो x नोट जो है इसका रूट नहीं आएगा, और इसका रूट नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमें रूट तो निकालना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, हम यहाँ पे कितने इंटरवल बन गए, दो इंटरवल बन गए, दो सब इंटरवल बन गए, इंटरवल तो एक ही दिया हुआ, हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइसेक्शन। अब यहाँ पर इस पे मान लेते हैं, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास में इस x0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो हमें क्या, इस सिचुएशन में दो सब इंटरवल मिल गए, एक मिल गया a से लेकर के, यहाँ पर आप जो है x को लिख देता x0, ठीक है। एक आपके पास मिल गया b से लेकर के x0। अब क्या करोगे, आप दोनों इंटरवल में चेक करोगे। सपोज आपने इस इंटरवल में चेक किया और इस इंटरवल में चेक किया और आपको ये पता लग गया कि a पर f ऑफ a जो है, ठीक है। अब इसको एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए, चलो इसको ऐसे ले लो, f ऑफ a है और f ऑफ a पर साइन चेक करोगे और f ऑफ x0 आपने कैलकुलेट किया, f ऑफ x0 0 नहीं है, ध्यान देना। f ऑफ a ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूं 0 नहीं है, 0 नहीं है तो कोई ना कोई इनका साइन होगा। तो f ऑफ a जो है वो आपके पास में f ऑफ x0, इन दोनों का साइन चेक किया और सपोज कितना था, नेगेटिव। सपोज इस केस में नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि f ऑफ a और f ऑफ x0 दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट साइन के। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी क्लोज्ड इंटरवल पर, तो उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर क्या करेगा, उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से वापस क्या करोगे, सी पॉइंट लोगे जिसपे क्या करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर आप सी पे चेक करोगे, अगर एफ ऑफ सी कितना आ जाता है, 0 आ जाता है सपोज, फिर क्या करोगे, आपको ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसका मतलब वन रूट जो होगा आपके पास में वो किसके अंदर होगा, बिलोंग्स टू ए से लेकर के x0, इस तरह से एंड पॉइंट पे नहीं, एक रूट इन दोनों के बीच में होगा। अगर ये कंडीशन हो गई, किस थ्योरम से, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। अब एक रूट इनके बीच में होगा, सपोज अभी मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इस केस की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से एक रूट इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब बात ये है कि अगर एक रूट एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हम अगेन क्या करते हैं, इस पूरे इंटरवल को अगेन जो आपके पास में ए से लेकर के कहां तक था, ये x0 तक था, इस x0 को वापस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, x0 माइनस a, ये आपके पास में इसकी टोटल लेंथ है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, अपॉन 2, और ये पॉइंट कितना आ गया, x1। ये कौन सा इटरेशन हो गया, सेकंड इटरेशन। ये आपके पास में हो गया सेकंड इटरेशन, ठीक है। सेकंड इटरेशन में आपके पास, सेकंड इटरेशन के अंदर आपके पास में क्या होगा, इसकी जो लेंथ आएगी, ध्यान से देखना, वो लेंथ कितनी आ गई आपके पास में, दैट इज x0 माइनस a अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास में 1 अपॉन 2 और x0 माइनस a, ये टोटल लेंथ है। और इसकी लेंथ कितनी थी आपके पास में, इसकी लेंथ आपके पास में कितनी थी, b माइनस a/2। तो जैसे यहाँ पे रखोगे b माइनस a/2 कितना आ गया, 1 अपॉन 2 स्क्वायर और b माइनस a/2। इसका मतलब इस प्रोसेस को अब आपको फॉलो करते हुए जाना है, फिर आपको चेक करना है या तो इस इंटरवल में या इस इंटरवल में आईवीटी को यूज करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो पहला इटरेशन लगाया, फिर दूसरे इटरेशन के अंदर उसकी लेंथ कितनी आ गई, 1 अपॉन 2 स्क्वायर b माइनस a, जिसमें रूट एग्जिस्ट करता है।
तो जब nth इटरेशन पे जाएंगे तो सिंपल सी बात है, nth इटरेशन पे आपके पास में क्या होगा, nth इटरेशन की बात करें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन 2 टू द पावर n। इसको प्रोसीड करते जाओ कि थर्ड इटरेशन में कितना आएगा 1 अपॉन 2 क्यूब b माइनस ए। तो यहाँ पर nth इटरेशन की बात करें तो nth इटरेशन में कितना आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन 2 टू द पावर n। देखो एक ऑप्शन आपके पास में होगा, एक ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है b माइनस ए अपॉन 2 टू द पावर n, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसके अंदर ध्यान देना, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड के अंदर। बाइसेक्शन का मतलब उसको बराबर दो भागों में क्या करें, डिवाइड करें। तो इसकी क्या होती है, कंप्लीट थ्योरी होती है, और इसी प्रकार से हम रूट भी निकालते हैं। ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 104। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने 3D पढ़ी हो, 3D के अंदर आपने कौन पढ़ा हो, तो कौन के अंदर ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, दो चीजें मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे, हालांकि जस्ट थ्योरी है। आपके पास में क्या होता है, एक कंडीशन दैट इज कौन आपको दिया हुआ है, और कौन किस फॉर्म में दिया है, ध्यान देखो। एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास में कितना है 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स fyz प्लस 2 टाइम्स gxz इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो कोण है may have 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। अब देखो आपने कोण पढ़ा होगा, कोण का मैं एक शेप आपको बता देता हूं जिसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण कुछ इस तरह का होता है, ये सर्कल होता है, इसकी जो एक्सिस होती है वो उसके किसके इक्वल होती है, उसके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और एक्सिस सेम होती है। ये उसके अंदर सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। ये उसका वर्टेक्स होता है, ये उसका बेस होता है। लाइक क्वेश्चन ये है कि अगर ये कोण है तो कोण कई तरह के होते हैं। मैं एक सिंपल यहाँ पे राइट सर्कुलर कोण ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और इस कोण के अंदर जो जनरेटर्स होते हैं वो जनरेटर्स क्या होते हैं, वो लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है, और जो गिवन कर्व होता है, जो बेस होता है, उसको या तो इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। यही कोण की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो है ये जनरेटर्स होंगे, यहाँ पे जो इस तरह से आपके पास में आएंगे सारे क्या होंगे, जनरेटर्स होंगे। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि अगर आपके पास में सेकंड डिग्री की एक क्वेश्चन है और ये कोण को रिप्रेजेंट करती है, आपने पढ़ा होगा, ये एक कोण को रिप्रेजेंट करती है जिसका जो वर्टेक्स होता है वो 0,0,0 होता है। ये आपके पास में कोण है, और इस कोण जो ये कोण है वो कोण क्या रखता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। मीन इस कोण के जो जनरेटर्स है, 3 जनरेटर अगर मैं लेते हैं, कोई से भी 3 लेते हैं, तो तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। ध्यान से समझना। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि कंडीशन क्या होगी कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 दे देता हूं। तो आपके पास में थ्योरी होती है कि कोण 1 हैज 3, ध्यान से समझना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ये 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखेगा। जनरेटर्स आपको समझ में आ गए क्या होता है। जनरेटर्स वो लाइंस होती है जो उसके वर्टेक्स से पास होती है और एक गिवन सरफेस को, एक गिवन कर्व को या तो इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है। तो ये कब रखेगा, ये जो कोण है 1, कोई सा भी कोण हो, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर रखता है यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 0। सिंपल सी थ्योरी। तो ये तो हुआ कब, एग्जाम में इस तरह का आगे क्वेश्चन भी आया हुआ है, शायद हम तब भी सोल्व करेंगे इसको। ये आपके पास में क्या है, कोण है। तो ये कोण 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखता है यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। अब एक थ्योरी और होती है, एक आपसे और पूछा जाता है, उसको बोलते हैं कि ये जो 1 है वो 1 हैज 3। अब ध्यान से देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की जगह आपको क्या देगा, टेंजेंट प्लेन देगा। तो दिस कोण 1 हैज 3, अगेन म्यूचुअली, ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। 3 परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स रखेगा इफ, कंडीशन क्या है, अब ध्यान से देखो, कंडीशन ये है आपके पास में कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना आना चाहिए, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपके पास में कंडीशन होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, या इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोण 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन रखता है तो क्या कंडीशन होगी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ध्यान से देखो होता क्या है, टेंजेंट प्लेन्स क्या होगा, तो निकालते कैसे हैं। ये जो कोण है, ये कोण 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन रखता है यदि इसका रेसिप्रोकल कोण, ध्यान से सुनना, यदि इसका रेसिप्रोकल कोण जो है वो 3 म्यूचुअली क्या करेगा, परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखेगा। तो मेथड क्या होता है, यहाँ पर मेथड अप्लाई करते हैं। मेथड ये अप्लाई करते हैं, पहले जो कोण दिया हुआ है उस कोण का हम क्या निकालते हैं, रेसिप्रोकल कोण निकालते हैं। और वो रेसिप्रोकल कोण अब क्या करेगा, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखेगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी।
तो आप तो सिंपली आप एक ही इक्वेशन के अंदर, आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखता है यदि ये है, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स रखता है, टेंजेंट प्लेन रखता है यदि ये कंडीशन। ये था, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फिलहाल जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है a + b + c = 0। ध्यान से देखो, एक ऑप्शन में आपके पास में है a + b + c = 0, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ये था 105। अब बात करते हैं 106 की। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान से समझना, द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 3 - 2। आपको दिया हुआ है कि आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो 106, जो इस पॉइंट 3, -2 से पास होती है। ध्यान से समझना, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपके पास में एक एंगल दिया हुआ 60 डिग्री का मतलब π/3, π/3 एंगल बनाती है। किससे? एक लाइन और आपके पास में दी हुई है √3x और कितना है +y = 1। ध्यान से समझना, आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है, वो स्ट्रेट लाइंस बतानी है जो इस पॉइंट से पास होती हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइंस है उनसे कितना एंगल बनाती है? α = π/3। अब इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से इसको हम ज्योमेट्रिकली डेराइव कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, आपको क्या दिया हुआ? आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक गिवन स्ट्रेट लाइन से क्या करती है? एंगल बनाती है और एक पॉइंट से पास होती है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास में x एक्सिस और y एक्सिस है, आपके पास में ऑलरेडी एक लाइन है, सपोज इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है जो आपको गिवन है, गिवन का मतलब ये रही। अब आप ये स्ट्रेट लाइन देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में है? y = mx + c के फॉर्म में है, और यहाँ पर आप सबको पता है कि m जो होता है वो कितना होता है? tan थीटा होता है, जो उसकी स्लोप होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया आपके पास में? थीटा हो गया। अब ध्यान से समझो, आपको क्या करनी है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन से कितना एंगल बनाती है? अल्फा एंगल बनाती है। ये अल्फा ये रहा, तो या तो स्ट्रेट लाइन आपके पास में किस फॉर्म में होगी? इस फॉर्म में होगी। ये कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। इसको मैंने किस तरह से ले लिया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। तो अब फाइनली ये जो लाइन है, फिलहाल अब ये कंप्लीट लाइन जो होगी, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे? ये टोटल कितना है? थीटा। ये कितना? अल्फा। तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? थीटा - अल्फा। सिंपल सी बात है। तो एक केस तो ये बन सकता है कि जब आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन दी हो और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी जो गिवन स्ट्रेट लाइन से अल्फा एंगल बनाती है, तो जो आपके पास में रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, उस रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? थीटा - अल्फा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, ऑफ कोर्स वो उस स्ट्रेट लाइन की भी कोई ना कोई स्लोप होगी, और स्लोप कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से। इसलिए मैंने थीटा - अल्फा कहां से लिया? एक्स एक्सिस से। पहला केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास में इसी को यहीं से समझ लो, ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या दी हुई है? y = mx + c। अब इस तरह का केस हो सकता है, ये आपके पास में कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। ये आपके पास में एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो फिलहाल अभी कंप्लीटली यहां से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? थीटा + अल्फा। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है कि रिक्वायर्ड आपके पास में जो, ध्यान से समझना है, यहाँ पर रिक्वायर्ड जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? क्या लिखते हैं आप लोग? y - y1, पॉइंट आपको दिया हुआ x1, y1 = m, और m कितना होता है आपके पास में? 10। और अब देखो, एक केस में थीटा + अल्फा, एक केस में थीटा - अल्फा, तो कितना हो गया? थीटा + अल्फा, और कितना होगा? x - x1। ये आपके पास में इक्वेशन निकल के आ गई। तो जस्ट आपको क्या करना? पुट करना। अब ध्यान से देखो, पुट करने के लिए मुझे अल्फा दिया हुआ है, ये रहा, थीटा यहां से निकालेंगे। यहां से जब थीटा निकालोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ y कितना हो गया? -3x और +1। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी? -3, और ये कितना होता है? tan थीटा, और tan थीटा जो है -√3, इसका मतलब थीटा कितना हो गया? -π/3। फिलहाल माइनस में लिख लो, तो थीटा कितना है? -π/3। अल्फा आपके पास में कितना है? π/3। तो जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब ध्यान से देखो, फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा? y - y1, y1 कितना है? 2, तो माइनस कितना हो गया? +2 = ये कितना हो गया? 10। अब ध्यान से देखो, थीटा + अल्फा, थीटा कितना आया? -π/3, ये आ गया + अल्फा कितना है? ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर π/3, और कितना? x - x1, x - x1 की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। अब देखो,
ये आपको कैलकुलेट करना है। एक बार आप क्या करोगे, प्लस लोगे, एक बार क्या करोगे, माइनस लोगे। तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं और दोनों लेके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कितना होगा, एक बार मैंने प्लस ले लिया तो y प्लस 2 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, जब प्लस लोगे तो माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, 0। तो अंदर कितना बच गया, tan 0। पहला केस तो ये हो गया। और कितना हो गया, x माइनस 3। और आपको पता है कि tan 0 डिग्री कितना होता है, दैट इज tan 0। तो कितना आ गया, दिस इंप्लाइज एक स्ट्रेट लाइन, तो कितनी आ गई, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल सा। सेकंड में क्या लोगे आप, माइनस लोगे, तो माइनस लोगे तो कितना हो गया, y प्लस 2 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, tan। अब ध्यान से देखो, माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया, माइनस के 2 पाई बाई 3 और कितना हो गया, x माइनस 3। अब ध्यान से देखो, बात करते हैं इसकी, tan माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस बाहर आ जाएगा tan से, 2 पाई बाई 3 कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, वहां से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो ये जस्ट कितना बन गया, tan पाई बाई 3 और कितना हो गया, x माइनस 3। tan पाई बाई 3 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, जैसे पुट करोगे y इक्वल्स टू, इस 2 को उधर भेज दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जैसे मल्टीप्लाई करोगे रूट 3x आ जाएगा, ये आपके पास माइनस 2 आ जाएगा और ये कितना हो गया, माइनस के 3 रूट 3। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो देखते हैं चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस में दे रखे। तो एक ऑप्शन देखो आपके पास में है y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक ऑप्शन आपके पास में y इक्वल्स टू रूट 3x माइनस 2 माइनस 3 रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास में सिंपल सा आपके पास में 2D का क्वेश्चन था, आपको सिंपल इसको सॉल्व करना था। ये था आपके पास में 106। अब बात करते हैं 107। 107 भी रिजल्ट है सिंपल सा, कि अगर आपके पास में हाइपरबोला और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी गिवन है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये तो पूछा गया। तो 107 और क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर आपसे पूछा गया है कि आपके पास में एक हाइपरबोला है और उस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ई है, एक आपके पास में कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, उस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी है, ए डेज। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, वैसे रिजल्ट है लेकिन समझते हैं इसको। ये हो गया आपके पास में हाइपरबोला, एक दिया हुआ है, और हाइपरबोला इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी दी हुई है, एक आपके पास में दिया हुआ है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है उसके एसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है आपके पास में, ई डेज। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ई और ई डेज में क्या रिलेशन होगा, लेकिन सबसे पहले इन दोनों के बीच में या तो आपको रिलेशन सीधा सीधा याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो कैसे डिराइव करते हैं उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है। आप सबको पता है कि हाइपरबोला के अंदर हाइपरबोला की दो एक्सिस होती है, एक होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, एक होती है उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला किसका निकालते हैं, एक हाइपरबोला का। मैं आपको कह दूं कि ये हाइपरबोला है, आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालना है। तो आपको करना क्या है, जस्ट इस हाइपरबोला के अंदर जो आपको गिवन है इसके अंदर उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस भी होगी, उसके ट्रांसवर्स एक्सिस भी होगी। तो आपको एक ऐसा हाइपरबोला बनाना है कि इस हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो इसकी क्या बन जाए, ट्रांसवर्स बन जाए, और इसकी जो ट्रांसवर्स है उसकी क्या बन जाए, कॉन्जुगेट बन जाए। अब इसको समझने के लिए ध्यान से देखो, एक हाइपरबोला में ले लेता हूं जो जनरल अपन लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको समझते हैं। यहां पर आपके पास में हाइपरबोला किस फॉर्म में होता है, इस तरह का हाइपरबोला नजर आता है। इसके अंदर ये एक्सिस जो होती है उसकी कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस, को मैं लिख लेता हूं टी आर, और ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आप क्या करो, इन दोनों को हमेशा माइनस ले लेना, प्लस ले लेना, इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो एक ऐसा हाइपरबोला होगा कि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस इसकी क्या बन जाए, कॉन्जुगेट बन जाए। मींस अब हाइपरबोला आपका किस तरह का हो गया, इस तरह का बन गया। तो ये एक्सिस अब क्या बन गई, ट्रांसवर्स बन गई, ध्यान देना। और ये एक्सिस क्या बन गया आपके पास में, कॉन्जुगेट। तो देखो ट्रांसवर्स किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट में, और कॉन्जुगेट किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसवर्स में। सिंपल सी बात है, ये होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब बात करते हैं कि इनकी एसेंट्रिसिटी दी हुई, तो एसेंट्रिसिटी निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला, इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी ई है, तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना, ये आपके पास में इसके एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इसके एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर की जगह कितना आ गया, ए स्क्वायर। सिंपल सी बात, हमने चेंज कर दिया, तो बी स्क्वायर की जगह कितना लिख दो, ए स्क्वायर, और कितना हो गया, बी स्क्वायर, और इसकी कितनी मानी, ए डी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें तो क्या करना है, ई स्क्वायर और ई डी स्क्वायर में रिलेशन निकालना है, और ई स्क्वायर और ई डी स्क्वायर में अगर रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ध्यान से देखो, यहां से बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर, है ना, और यहां से कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोनों को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा, इस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहां पे है ई स्क्वायर माइनस 1,
और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ई डैश स्क्वायर माइनस 1। ये तो क्या होगा, कैंसिल आउट, ये बच गया 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर और कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1। इस 1 से क्या होगा, ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस आएगा। इस क्वांटिटी को मैं क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर और ई डैश स्क्वायर। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड करूंगा ध्यान से देखो क्या बन गया, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर और इक्वल टू कितना बन गया, ठीक है। तो आपके देखो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। वैसे आपको ये सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर आपके पास में ये तो मैंने क्या लिया, अभी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हाइपरबोला लिया। किसी भी हाइपरबोला के लिए अगर आपको एसेंट्रिसिटी पता है, किसी भी उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए आपको उसकी एसेंट्रिसिटी पता है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, इस तरह का रिलेशन होता है। ये था मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 107। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के। 108 भी आपको सिंपल सा था। 108 में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में 2 लाइंस दी हुई और बोला गया कि दोनों के दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले लाइंस को लिखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दिया है, देखो 2 लाइंस दी है। एक तरफ दिया हुआ है x इक्वल टू पी वाई और उसके साथ में पी वाई प्लस क्यू साइड है ना, और उसके साथ में आपको दिया है z इक्वल टू आर वाई प्लस एस। ध्यान से समझना। दूसरी लाइन आपकी दी है x इक्वल टू ए वाई प्लस बी और एक आपके पास में है z इक्वल टू सी वाई प्लस डी। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये एक लाइन है और ये दोनों लाइन की लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा समझते हैं। क्या वास्तव में लाइन दी हुई है, यस ये लाइन ही है। लाइन की आपने पढ़ा होगा, एक होता है सिमेट्रिक फॉर्म, एक होता है प्लेन फॉर्म। प्लेन फॉर्म का मतलब क्या है कि जब दो प्लेन को में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनती है, एक लाइन। समझिएगा, ये मेरे हाथ है, एक हाथ है, ये पूरा एक प्लेन है और ये दूसरे हाथ का जो ये पॉम है ये आपके पास में एक प्लेन है। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट बन रहा है ये क्या बन गई, एक लाइन। तो यहाँ पे ये एक क्या दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, ये दूसरा क्या दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, और इन दोनों प्लेन्स को जैसे मैं इंटरसेक्ट करवाऊंगा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन है। और दो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास में क्या दी हुई, परपेंडिकुलर दी हुई। अब ध्यान से समझो, अगर आपके पास में इस स्ट्रेट लाइन का आपको डायरेक्शंस रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस दोनों एक ही चीज है, डायरेक्शंस रेशियोज मिल जाए, जैसे इसके डायरेक्शंस रेशियो सपोज मान लेता हूं कि a1 b1 c1 है, इसके डायरेक्शंस रेशियोज कितने हैं, a2 b2 c2 है, और इसके डायरेक्शंस रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको मिल गए तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है यदि उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन कितना हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। चाहो तो आप डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में भी रिलेशन निकाल सकते हो। सपोज इसके डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं आपके पास में, L1 है, M1 है और N1 है, और इसके डायरेक्शन कोसाइन जो है आपके पास में वो कितने हैं, L2 है, M2 है और N2 है। तो ये परपेंडिकुलर होगी, कब होगी, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये कितना आ जाए आपके पास में, 0 आ जाए। सिंपल सा रूल है, यहाँ पर हम यही करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज निकालें कैसे, उसके लिए ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहली इक्वेशन है, ये जो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। जो पहली इक्वेशन है या जो ये लाइन है, इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, सिमेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस q को इधर ले आऊं, x माइनस क्यू, और अपॉन अगर मैं p को डिवाइड कर दूं तो ये किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। और यहीं से मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू निकालूं तो कितना आ गया, z माइनस s अपॉन कितना आ गया, r, और इस y को मैं थोड़ी देर के लिए कितना लिख लूं, y माइनस 0.1 ऐसा लिख सकता हूं। तो ये देखो, ये सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास में इक्वेशन आ गई। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी हो सिमेट्रिक फॉर्म में 3D में, तो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a1 या L1 ले लो, एक ही बात है। y माइनस y1 अपॉन कितना, b1, z माइनस z1 अपॉन कितना हो गया, c1। तो अगर आपके पास में एक कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, तो नीचे वाले जो होते हैं a1 b1 और c1 वो उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वजह से चाहे तो इसको डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिख लो, चाहे तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन के अंदर अब अपने पास में डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, p हो गया, 1 हो गया और r हो गया। ध्यान से समझना। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, जो आपके पास में इक्वेशन 2 दे रखी है, जो स्ट्रेट लाइन 2 दे रखी है, उसको भी मैं सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये 2 ये कितना हो गया, x माइनस बी अपॉन कितना ले लूंगा,
a और इसको y को कितना लिख लूं y माइनस 0.1 इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास में z माइनस डी अपॉन कितना c। सिंपल सा। इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, a हो गया, 1 हो गया और c हो गया। और अभी भी रिलेशन बताया था। ये जो आपके पास में 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन क्या है, दे रखा है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो L1 L2, L1 L2 का मतलब L1 कितना हो गया P, तो कितना हो गया P डॉट A प्लस, ध्यान से देखो ये कितना है 1, तो 1 डॉट 1 और प्लस ये कितना है R और ये कितना है C, तो ये कितना होगा 0। तो दिस इंप्लाइज PA प्लस CR इक्वल टू कितना या -1। चेक करते हैं, एक ऑप्शन के अंदर हमारे पास में ये जरूर होगा। तो ध्यान से देखो AP प्लस CR इक्वल टू -1, AP प्लस CR इक्वल टू -1, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि दो लाइंस जो होती है परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, प्लेन फॉर्म में आपको दे रखा है या दो प्लेन की कंबाइंड फॉर्म में स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो उसको सिमेट्रिक में कैसे चेंज करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 108। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। क्वेश्चन नंबर 109 ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, दो लाइन आपके पास में दी हुई है और दो लाइन आपके पास में दी हुई है और आपको बोला गया कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ध्यान से देखो, पहले लिखते हैं क्वेश्चन को फिर समझते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। 109 और आपके पास में है x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4। एक स्ट्रेट लाइन ये रही, एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस 2/3 इक्वल्स टू y माइनस 4/4 इक्वल्स टू z माइनस 5/5। ये दो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि जो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालने। अब देखो ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस को अगर हम देखते हैं तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी हो तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि लाइंस कैसी हैं। लाइंस क्या होगी, या तो पैरेलल होगी या फिर वो स्क्यू लाइंस होगी। स्क्यू लाइंस का मतलब पैरेलल नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करें। कैसे होगा 3D के अंदर देखो, या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि दोनों लाइन क्या है पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है और दोनों क्या है पैरेलल है, सेम एंगल बना रही है, ये भी 0 ये भी 0। दूसरी हो सकती है आपके पास में, मैंने इसको रोटेट कर दिया मार्कर को, देखो ये इंटरसेक्ट भी नहीं करे लेकिन पैरेलल भी नहीं, इन लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। जब आपके पास में इक्वेशन लिखी हो तो चेक कैसे करें कि पैरेलल लाइन होगी, तो पैरेलल लाइन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उसके डायरेक्शंस रेशियोज देखने। डायरेक्शन रेशियोज अभी सिमेट्रिक फॉर्म में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो नीचे वाले होते हैं वो उनके डायरेक्शंस रेशियोज होते हैं। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं, इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, ये N1 मान लो, ये N2 मान लो, तो ये दोनों पैरेलल होगी यदि L1/L2 इक्वल्स टू M1/N2 इक्वल्स टू N1/N2। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 1 2 3 होता, यहाँ कितना लिख देता मैं 2 लिख देता, यहाँ लिख देता मैं 4 लिख देता, यहाँ कितना लिख देता 6 लिख देता। तो होता क्या कि इसके डायरेक्शन रेशियोज इसके डायरेक्शन रेशियोज का क्या कांस्टेंट मल्टीपल है। और अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रेट लाइन कैसी होती है आपके पास में, वो स्ट्रेट लाइंस को बोलते हैं पैरेलल। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं निकालू 2/3 क्या 3/4 के इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी हो गई, स्क्यू स्ट्रेट लाइंस हो गई। और स्क्यू स्ट्रेट लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास में एक L1 लाइन है, x माइनस x1/L1, y माइनस y1 कितना है m1 और इक्वल टू कितना है z माइनस z1 कितना दिया हुआ है सपोज n1। दूसरी आपके पास में स्ट्रेट लाइन है और ये आपके पास में है x माइनस x2/L2 इक्वल टू y माइनस y2 कितना है m2 इक्वल टू z माइनस z2 कितना है n2। इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान देना, जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस सिंपल सा फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, आपको इससे कंपेयर करना है। फॉर्मूला ये है कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और यहाँ पर आ जाएगा z2 माइनस z1। यहाँ पर क्या करना है, इनके डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस जो भी है L1 और ये कितना हो गया आपके पास में M1 और कितना हो गया N1 और कितना हो गया L2 और कितना हो गया M2 और कितना हो गया N2 और इसको क्या करना, डिवाइड करना। डिवाइड किससे करना, ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ और कितना M1 N2 माइनस N1 और यहाँ पे कितना होगा M2 का स्क्वायर और समेशन मींस ये आपके पास में होता है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा आसान सा है। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो गिवन डाटा है उन गिवन डाटा को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डाटा जो गिवन है उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम x1 कितना दे रखा है आपके पास में 1 2 3, इससे कंपेयर करना है। तो x1 कितना हो गया 1,
y1 कितना हो गया 2 और z1 कितना हो गया आपके पास में 3। इसी प्रकार से आपको x2 कितना है, इस लाइन पे चलते हैं, 2 4 5 है तो 2 और कितना हो गया y2 इक्वल टू 4 और z2 इक्वल टू कितना हो गया 5। ये आपके पास में एक डाटा क्यों। इसी प्रकार से आपके पास में ध्यान से देखो, एक है आपके पास में L1 की वैल्यू कितनी है 2 है, L2 की वैल्यू कितनी है सॉरी M2 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू कितनी है 3 और N1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 4। इसी प्रकार से L2 की बात करें, L2 कितना है आपके पास में 3 है, M2 की बात करें कितना आ गया ये 4 रहा आपके पास में और M2 की वैल्यू कितनी है 5 है। अब आपको क्या करना है, ये भी कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे, आपको क्या करना है L1 M1 N1 इस तरह से लिखना है, ध्यान से समझना। ये कितना हो गया L2 M2 और N2। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका, पहले हम अंदर वाला पार्ट कैलकुलेट करना। तो पहले देखो क्या है, मैंने क्या लिखा M1 N2, तो इसको छुपा लो, ये M1 N2 माइनस M2 N1, इसको निकाल कर क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। फिर सेकंड क्या करना, समेशन का मतलब तीनों लेना, फिर आपको इसको छुपाना है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उसका स्क्वायर करना है, फिर इसको छुपाना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा हूँ। आप देखो ये L1 मेरे पास में कितना, मैं सीधा यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगी, हो गया 2, M1 कितना है मेरे पास में दैट इज 3, ये कितना हो गया अपने सर 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, यहाँ पे कितना हो गया M2 की जगह 4 और N2 कितना हो गया मेरे पास 5। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं, नाउ हमारे पास में इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करें, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं समेशन और M1 N2 माइनस N1 M2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने का तरीका पहला, आपको क्या करना है, इसको छुपा लेना है, कितना हो गया 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 माइनस कितना हो गया 16, कितना हो गया -1 और -1 का भी क्या करना है स्क्वायर, तो कितना आ गया 1, सिंप्लीफाई। फिर इसको छुपाना है तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और कितना हो गया -12 कितना हो गया -2 इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस, सिंपल सा। इसको छुपाना है 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 माइनस 9 कितना हो गया -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए ये तो सिंपल आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। जैसे आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना हो गया 2 माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो कितना हो गया 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। यहाँ पे देखेंगे y2 माइनस 1 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 और इसी तरह से 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। ठीक है, अब करना है L1 M1 N1, ये रहा 2 3 और कितना हो गया 4, तो 2 3 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया आपके पास में 3 और 4 और 5। इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो, ये बात इससे ओपन करेंगे, पहली रो से ओपन कर देते हैं, 1 से ओपन करोगे 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 माइनस 4 कितना हो गया 16 माइनस के 1। ध्यान से देखना है, ये कितना हो गया 5 इंटू 15 माइनस 4 16, माइनस कितना लिखेंगे 2 के साथ में ओपन करेंगे। ध्यान से देखो कितना हो गया 5 इंटू 2 10 और माइनस कितना हो गया माइनस के 2, सिंप्लीफाई। प्लस के करेंगे 2 टाइम्स, ध्यान से देखो ये हो गया 8 और माइनस कितना हो गया ये आपके पास में 9। अब ध्यान से इसको कैलकुलेट करो, ये कितना हो गया -1, ध्यान देना, ये कितना हो गया आपके पास में प्लस के 4। ठीक है, 8 माइनस 9 कितना हो गया -1, ये कितना हो गया माइनस के 2 और जब इसको कैलकुलेट करोगे 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, इसका मतलब इसके वैल्यू 1 आ गई। तो हेंस हम बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, मैं एसडी से इसको डिनोट कर दूं, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 अपॉन इसको, इसकी वैल्यू लेकिन कितनी लगी हुई स्क्वायर रूट ऑफ, और ये कितना आ गया मेरे पास में 6, तो आपके पास में कितना आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चेक करो। एक ऑप्शन है आपके पास में यस 1/√6 आपके 1/√6 आपके पास में एक ऑप्शन है जो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था 109। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन ये शॉर्टेज डिस्टेंस कब अप्लाई करोगे आप, जब आपके पास में स्ट्रेट लाइंस कैसी है स्क्यू है। जब आपके पास पैरेलल है तो आप आसानी से वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक लाइन पे पॉइंट ले लो, उस पे परपेंडिकुलर डाल दो दूसरे पे, या फिर फॉर्मूले भी हैं सीधा उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया भी था इसका, कि आपके पास में एक कोन दे रखा है और उस कोन के लिए आपके पास में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हो, तो आपको आगे बोला गया है कि उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, वो पहले वाले क्वेश्चन में था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास में एक राइट सर्कुलर कोन है। अब राइट सर्कुलर कोन को समझते हैं होता क्या। आगे बोला गया हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटिंग लाइंस बोलो या जनरेटर्स बोलो एक ही बात है, तब उसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा। अब देखो वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक राइट सर्कुलर कोन।
अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राइट सर्कुलर कोन कुछ इस तरह का दिखता है। सर्कुलर का मतलब होता है उसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल है। साथ ही साथ ये होता है उसका वर्टेक्स, ये जो बेस होता है ये क्या दिया हुआ है, सर्कल। अब ये राइट का मतलब क्या होगा, राइट का मतलब होगा इस V से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं इस सर्कल पे, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही क्या बन जाए, उसकी एक्सिस बन जाए। तो अगर किसी कोन के अंदर उसकी एक्सिस और उसका जो परपेंडिकुलर है वो सेम है तो इसको बोलेंगे राइट कोन। सर्कुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका बेस क्या है, सर्कल है। तो ये क्या बन गया, राइट सर्कुलर कोन। अब ध्यान से देखो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कोन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि ये जो राइट सर्कुलर कोन है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेट कर सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और वो जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखती है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना था, 0 होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं और सबसे बेस्ट होता है कि आपको इक्वेशन क्या होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। तो मैं इक्वेशन क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस एक्सिस को क्या ले लेता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इस एक्सिस को ले लेता हूं जेड एक्सिस, इसका जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स को मैं थोड़ी देर के लिए लेता हूं 0,0 और 0,0 क्या 0,0,0 क्योंकि 3D कर्व है। तो ये हो गया वर्टेक्स, ये इसकी एक्सिस हो गई और इसको बोलते हैं यहां से लेकर के जनरेटर्स और एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास में इस अल्फा को सेमी वर्टिकल एंगल ले लेता हूं तब इस कोण की इक्वेशन क्या होती है। कोण की इक्वेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये रेडियस r दी हुई है, ठीक है ना। ये रेडियस आप मान लोगे, इस सर्कल को आप मान लेना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो रेडियस r इक्वल्स टू कितनी होगी 1। यहां पर आप क्या करना, एक जनरल पॉइंट लेना x, y, z और उसको क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। क्या करोगे, इसके डायरेक्शन रेशियोस निकाल लोगे, इसके डायरेक्शन रेशियोस निकाल करके आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। तो इस केस में जो आपके पास में इक्वेशन ऑफ कोण होती है, ध्यान रखना वो कितनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर और कितना हो गया tan स्क्वायर अल्फा। ध्यान देना यहां पर ये एक ऐसे कोण की इक्वेशन होती है जिसकी जो एक्सिस होती है वो एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस। ध्यान देना सेमी वर्टिकल एंगल कितना है अल्फा और वर्टेक्स कितना है, एक ओरिजिन। जब यहां पर जेड एक्सिस होगी तो यहां जेड स्क्वायर आएगा। अगर मैं उल्टा बोल दूं यहां पर एक्स एक्सिस है तो फिर क्या होगा, यहां तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेकिन जेड स्क्वायर इधर चला जाएगा। अब इस फॉर्म को मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के जेड स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में कोई जनरल कोण की इक्वेशन दे रखी है और वो जनरल कोण की इक्वेशन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स रखती हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 0। तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो 1 हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, जनरेटिंग लाइन बोलो चाहे जनरेटर्स बोलो एक ही बात है। इफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में कितना है 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के tan स्क्वायर अल्फा, ये कितना होगा आपके पास में 0। जैसे 0 करोगे यहां पर ध्यान से देखो, tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो दिस इंप्लाइज अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ। ध्यान से देखो एक ऑप्शन आपके पास में होगा, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए। तो अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी आ गई, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था आपके पास में कि अगर आपके पास में राइट सर्कुलर कोण दे रखा हो तो उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना होता है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 होता है। लेकिन कब, जब ये जो राइट सर्कुलर कोण है वो क्या रखेगा, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है जिसको बोलते हैं कि ये राइट सर्कुलर कोण अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स प्लेन रखें तो फिर उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 1/√2। तो आप याद रख सकते हो दिस, यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की जगह मैं टेंजेंट प्लेन लिख देता, टेंजेंट प्लेन्स लिख देता तो सेमी वर्टिकल एंगल में फर्क कितना होता है 1/√2 आएगा। याद भी रख सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने पहले फॉर्मूला आपको लिखवा दिया। तो ये थे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 110 तक। अब इसके जो है आपके पास में एसीएफ के वो केवल 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इन 10 क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।